हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। मूल कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को एटम के बारे में देखना है कि एटम क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं एटम के रिगार्डिंग। बहुत सारे मॉडल हैं एटम्स के रिगार्डिंग, तो हमें उन मॉडल्स की बेसिकली बात करनी है कि किस मॉडल में एटम के बारे में क्या बताया गया। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे मॉडल्स में बताई गई हैं, एक एक करके मॉडल आते चले गए, उनमें फिर कुछ ड्रॉबैक्स होता चला गया तो वो फेल होते चले गए। तो ऐसे कर करके हमें कुछ मॉडल्स के बारे में बात करनी है। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग बात करें कि एटम क्या होता है, तो हमें पता है कि एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ हमें थोड़ा बहुत आइडिया है एटम के बारे में। बट स्टार्टिंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग में ये आइडिया भी नहीं था कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो छोड़िए, चार्ज होता है एटम में ये भी नहीं पता था कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ये भी नहीं पता था। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एटम के रिगार्डिंग कोई थ्योरी आई थी, तो वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले डाल्टन साहब थे, उन्होंने हमें एटम के बारे में बताया था। उन्होंने हमें बताया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, पहले भी पढ़े होंगे, बट एक बार हम लोग के भी सिलेबस में है तो हम लोग भी उसको समराइज करते हैं, हम लोग भी उसकी बात करते हैं। हालांकि बहुत डिटेल में बात नहीं करनी है, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं थी, बट उसकी बात एक बार करते हैं हम लोग। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया, बोला गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये एक पॉइंट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। और भी पॉइंट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, ऐसा नहीं कि बस एक ही यही पॉइंट है, और भी पॉइंट्स हैं, क्या क्या हैं देखते हैं। बट एक जो मेजर पॉइंट था वो ये था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इनफैक्ट आज भी हमें अगर एटम की डेफिनेशन बतानी होती है तो हम यही डेफिनेशन बताते हैं। ऑल्दो ये डेफिनेशन अब गलत हो चुकी है, हम लोग एटम को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में अलग अलग किया जा सकता है, बट हम लोग को अगर डेफिनेशन बतानी होती है तो आज भी हम लोग यही डेफिनेशन बताते हैं। खैर, तो एक पॉइंट उनका ये हुआ कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। उसके बाद उन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए। उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, मतलब आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, तो वो आइडेंटिकल होंगे मास में और प्रॉपर्टीज में भी, उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी अगर एलिमेंट सेम है तो। फिर उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनके जो एटम्स हैं उनका मास डिफरेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने एक पॉइंट बोला, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि एटम्स पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन in simplest whole and combine in simplest whole number ratio to form the products। मतलब एटम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये 5 पॉइंट थे उनके। 5 पॉइंट कौन कौन से, कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम्स को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट कि एलिमेंट अगर सेम है तो उनके एटम्स आइडेंटिकल होंगे। फोर्थ पॉइंट, एटम्स अगर डिफरेंट है, एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो उनके एटम्स डिफरेंट होंगे, उनका मास डिफरेंट होगा। और फिफ्थ पॉइंट कि एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में और सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये 5 पॉइंट उन्होंने बोले। हालांकि आगे चल के जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हुई
जैसे जैसे चीज़ें हमें पता चलनी स्टार्ट हुई, जैसे जैसे रिसर्च होने स्टार्ट हुए, तो इनकी ये पांचों पॉइंट्स इनके एक एक करके इनवैलिड होते चले गए। जैसे सबसे पहले बात करें कि एटम बोला गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनका जो पहला पॉइंट था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। लेकिन अब हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, एटम को डिवाइड किया जा सकता है, फर्दर सब डिविजिबल है वो, तो ये पॉइंट इनवैलिड हो गया उनका। दूसरा पॉइंट जो उनका था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये पॉइंट भी इनवैलिड हो गया। कैसे इनवैलिड होगा सोचिए, एटम को क्या हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो किया जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? न्यूक्लियर आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एटम, कोई एटम डिसइंटीग्रेट करता है और नए एटम बनते हैं, तो पुराना एटम डिस्ट्रॉय हो गया और नया एटम बन गया। तो एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट उनका इनवैलिड हो गया। अच्छा, फिर बोला गया कि जो उनका नेक्स्ट पॉइंट था कि एलिमेंट अगर सेम है तो उनके एटम्स का मास आइडेंटिकल होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होंगी। बट हम लोग ये पढ़ते हैं कि कुछ आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, और आइसोटोप का मतलब क्या होता है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर का मतलब क्या? एलिमेंट सेम हो गया। एलिमेंट को सेम हम लोग कब बोलते हैं? एटम्स को सेम एलिमेंट का हम लोग कब बोलते हैं? जब उनका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो एलिमेंट तो सेम हो गया, बट मास नंबर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, तो उनके एटम्स का मास डिफरेंट हो गया। तो उनका ये वाला पॉइंट भी इनवैलिड हो गया आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस की वजह से। अच्छा, फिर उनका जो नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर एलिमेंट डिफरेंट होगा तो उनके एटम्स का मास डिफरेंट होगा, ये वाला पॉइंट भी इनवैलिड हो गया। आइसोबार्स एग्जिस्ट करते हैं। आइसोबार्स का मतलब हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या? एलिमेंट डिफरेंट है बट मास नंबर सेम, मतलब एटम का मास सेम है। तो एलिमेंट अलग अलग है बट फिर भी उनके एटम का मास सेम है, तो ये वाला पॉइंट भी उनका इनवैलिड हो गया। और जो लास्ट पॉइंट था कि एटम कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एक कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, Fe0.950, इस तरह के कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। एक्चुअली ये होना ऐसा चाहिए था FeO, यहाँ आयरन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। यहाँ ऑक्सीजन का तो एक है बट आयरन का एक ना होके 0.95 है। तो इस तरह के कंपाउंड्स भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है, ये रेशो 1:1 होना चाहिए था सिंपल होल नंबर रेशो होने के लिए, बट ये रेशो कितना है? 0.95:1। तो इस तरह के कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस के वजह से इनका लास्ट वाला पॉइंट भी इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो इनके सारे पॉइंट्स धीरे धीरे करके इनवैलिड हो गए। बट हाँ, सबसे पहले कोई थ्योरी एटम के रिगार्डिंग आई थी तो यही थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इसके बारे में हमें और कुछ नहीं जानना है, इसमें और कुछ है भी नहीं इस थ्योरी में, और हम लोग लिख भी नहीं रहे हैं इसको, वहाँ पे कॉपी में नोट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप लोग को पता है, आप लोग पहले से पढ़े हैं एक बार, बस हम लोगों ने उसको फिर से रिवाइज कर लिया, बस ये किया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो थ्योरी आती है, इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद एटम के रिगार्डिंग जो थ्योरी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसको बोला जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल के आने के पहले हमें ये आइडिया लग गया था एटम के बारे में कि एटम में दो तरह के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये हमें पता चल चुका था, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो मॉडल दिया थॉमसन मॉडल, इन्होंने कुछ ऐसा बोला कि एटम स्फीयर होगा पॉजिटिव चार्ज का। एटम कुछ ऐसा होगा कि एक स्फीयर के फॉर्म में होगा जो कि पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना होगा, और इसमें नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे एम्बेडेड रहेंगे। जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन का सीजन भी चल रहा है अभी, देखिए ये क्या होता है, रेड कलर वाला जो पार्ट है वाटरमेलन का, उसको पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर मान लीजिए, और जो सीड्स है वाटरमेलन में उसको नेगेटिव चार्ज मानिए,
तो इस तरीके का कुछ मॉडल उन्होंने दिया कि एटम ऐसा होना चाहिए। इसको थॉमसन मॉडल बोलते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। इन्होंने बोला कि एटम एक वाटरमेलन के जैसा है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज मतलब वो रेड वाला पार्ट और सीड्स मतलब नेगेटिव चार्ज। पूरे पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे एम्बेडेड रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। हालांकि ये मॉडल भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा, इसकी अगर बात करें तो ड्रॉबैक क्या है अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज का और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एम्बेडेड है। मतलब यहाँ पे दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर दो तरह के चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो उनका मूवमेंट भी हो सकता है। तो इसका मूवमेंट कैसा होगा, इसका मूवमेंट होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका सॉल्यूशन ये मॉडल हमें नहीं दे पाया कि मूवमेंट होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ये सारी चीजें इससे हमें नहीं पता चल पाई, इसलिए ये वाला मॉडल भी आगे चल के डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद फिर हमें जो मॉडल मिला उसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इस थॉमसन मॉडल के बाद। तो हम लोग थॉमसन मॉडल भी नहीं नोट करते हैं कॉपी में, ये सब आप अपने दिमाग में रखेंगे। हमारे सिलेबस में है बट आप अपने दिमाग में रखेंगे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। एक्चुअली रदरफोर्ड साहब जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, उसके बाद इस मॉडल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने किया क्या था, एक गोल्ड फॉइल लिया था, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया था। एक गोल्ड फॉइल लेके ऐसे रखा था, इसको हम लोग इस तरीके से शो कर रहे हैं, हम लोग बोर्ड पे इस तरीके से शो कर दे रहे हैं, बट वो समझिए कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। और फिर सामने से इधर से अल्फा पार्टिकल की एक बीम को स्ट्राइक कराया गया था इस पे। अल्फा पार्टिकल समझते हैं आप क्या होता है, किसको बोलते हैं लोग अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल किसको बोला जाता है, तो डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम जो होता है उससे 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए, हीलियम +2 बना दिया जाए, तो उसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। तो एक गोल्ड फॉइल लिया गया इस तरीके से और गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बीम को स्ट्राइक कराया गया और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन लगाई गई। और ये जो स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड की बनी होती है, ZnS स्क्रीन होती है, जिंक सल्फाइड की बनी होती है, ठीक है। और ये हमारा है गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये स्क्रीन क्यों लगाया गया, ये स्क्रीन सिर्फ ऐसा नहीं, ये मतलब पूरे में इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं ना, 3D में है, ये पूरे में लगा हुआ है, इधर इधर हर तरफ ये फॉइल है, इसके चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई है हर जगह और सामने से अल्फा पार्टिकल की एक बीम आके इस फॉइल पे ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। इस स्क्रीन का काम क्या है, इस स्क्रीन पे अगर कहीं पे भी अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा तो वहां पे व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। ZnS की स्क्रीन पे अगर कहीं पे भी आके अल्फा पार्टिकल अगर स्ट्राइक करता है तो वहां पे व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। इस फिनोमेना का नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंटिलेशंस। मतलब अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो सिंटिलेशन होंगे वहां पे, ठीक है। खैर व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, हम लोग सिंपल से टर्म्स में अगर बात करें तो जहां पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वहां पे व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो हुआ क्या कि यहाँ पे जब गोल्ड की फॉइल लगी गई, बहुत थिन फॉइल थी, उसमें आके अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया तो ये जो स्क्रीन लगी है ना, इस स्क्रीन पे हर जगह व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, ऐसा देखा गया। इस स्क्रीन पे हर जगह व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही थी।
हर जगह व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या, हर जगह अल्फा पार्टिकल जाके इससे स्ट्राइक कर रहे थे, जबकि हमने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किस पे कराया था, गोल्ड फॉइल पे। लेकिन वो गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक तो किए, उसके बाद जिंक सल्फाइड स्क्रीन तक पहुंच गए, इधर पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, इधर पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, तो इसको पेनिट्रेट करके पास किए होंगे तब यहाँ पहुंचे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाते। और ये देखा गया कि व्हाइट लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो इधर सबसे ज्यादा हो रही है, इस फॉइल के जस्ट सामने सबसे ज्यादा व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं व्हाइट लाइट की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, जितना दूर जाएंगे उतना कम होता चला जाता है, इधर और कम होता चला जाता है। सबसे ज्यादा व्हाइट लाइट इसी रीजन में प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल जो हम लोग स्ट्राइक करा रहे हैं उसमें से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट करके जाके स्ट्राइक कर रहे हैं सीधा। हाँ, लेकिन व्हाइट लाइट इधर इधर भी प्रोड्यूस हो रही है, इधर भी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट भी हो जा रहे होंगे, अपने पाथ से डेविएट होके कुछ ऐसे जाके स्ट्राइक कर दिए, इधर व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो गई, इधर भी प्रोड्यूस हो रही है, इधर भी प्रोड्यूस हो रही है। तो कुछ अपने पाथ से कम डेविएट हो रहे हैं, कुछ हो सकता है ज्यादा डेविएट हो गए हो, इधर आ गए हो, इधर व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो गई। अच्छा, पीछे भी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, इसका मतलब क्या, कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल हैं जो गए और वापस अपने पाथ पे चले आए, क्योंकि पीछे भी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। तो अलग अलग रीजन में व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल सीधा भी इसको क्रॉस कर रहा था गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पाथ से डेविएट कर जा रहे थे पेनिट्रेट करने के बाद। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट का क्या है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके स्ट्रेट पास कर जा रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल हैं जो अपने पाथ से डेविएट हो जा रहे हैं, कुछ 90 डिग्री से कम एंगल पर डेविएट हो रहे हैं, कुछ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डेविएट हो गए, और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे हैं, मतलब जिस पाथ पे आ रहे थे उसी पाथ पे वापस चले जाए, इसको बोलते हैं पाथ को रिट्रेस करना। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो पहले आपका काम क्या है, पहले ये हेडिंग डालिए, वहां पे इसको ड्रॉ करिए, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल भी लिख लेंगे, ये अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम है, ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ करिए। चलिए ड्रॉ कर लिया। अब वहां पे हम लोग को लिखना है ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। लिखिए, हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, उसमें नोट करिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went straight through the gold foil without any deviation. Went straight through the gold foil without any deviation. देखा? नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट नोट करिए, a few alpha particles got deviated from their path at an angle less than 90 degree and a few at an angle greater than 90 degree. देखा? नेक्स्ट लिखिए फिर
Next point. A very few alpha particles retraced their path. That is, got deviated at an angle of 180 degree. लिख लिया? चलिए, तो ये रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन हुआ। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने मॉडल दिया कि एटम कैसा होना चाहिए। देखते हैं हम लोग कि रदरफोर्ड्स मॉडल क्या है, उन्होंने क्या बोला कि एटम कैसा होना चाहिए। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने बोला कि एटम कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक स्फीयर जैसा होगा, उसका ज्यादातर मास एक बहुत ही छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड होगा जो कि सेंटर पे रहेगा। बहुत ही छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड रहेगा पूरे एटम का मास, और इसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लियस। इसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस, और बोला कि यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। इस मॉडल के आने तक ये हमें पता चल चुका था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये हमें पता चल चुका था। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि पूरे एटम का मास, एटम का जो पूरा मास है वो बहुत ही छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड होगा जो कि सेंटर पे रहेगा, और इसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लियस। यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, और इसके रिवॉल्व करने का रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन करना है, इसके चारों तरफ किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना होता है तो उसमें दो फोर्स लगना चाहिए, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो सर्कुलर मोशन करता है। तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अट्रैक्टिव अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर बाहर की तरफ लगेगा। क्या होता है, कितना होता है, आगे चल के हम लोग बात भी करेंगे इसकी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, और इसके रिवॉल्व करने का रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, क्यों ऐसा होना चाहिए एटम का मॉडल? तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इससे स्ट्रेट पास कर जा रहे हैं विदाउट एनी डिविएशन, गोल्ड फॉइल से। तो इसका मतलब है कि एटम का ज्यादातर पार्ट हॉलो स्पेस होना चाहिए, कुछ होना ही नहीं चाहिए वहां पे। तो ये हॉलो स्पेस है, ज्यादातर पार्ट एटम का क्या है, हॉलो स्पेस, सो दैट अल्फा पार्टिकल आए तो इससे डायरेक्टली पास हो जाए विदाउट एनी डेविएशन। हाँ, लेकिन ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो अपने पाथ से डेविएट हो जा रहे थे। क्यों डेविएट हो जा रहे थे? क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, हीलियम +2 आयन है, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है। और उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल सपोज करिए ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो अगर यहाँ से इसके पास से गुजर रहा है तो ये न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल करेगा तो ये अल्फा पार्टिकल जो ऐसे जाना चाहिए था वो रिपल्सन की वजह से ऐसे चला जाएगा। जितना ज्यादा पाथ से गुजरेगा रिपल्सन उतना ही ज्यादा मिलेगा इसको, तो और ज्यादा पाथ से रिवेट होगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि वो जस्ट सामने आ गया न्यूक्लियस के, तो रिपल्सन की वजह से वो अपने पाथ पे वापस चला जाएगा। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये यहाँ पे एटम का पूरा मास होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि
जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो न्यूक्लियस को लेके निकल जाए अपने साथ, नहीं कोई चीज आके हिट करेगी तो इसको साथ के लेके भी तो जा सकती है, आके रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से वो वापस चला जा रहा है, तो इसका मतलब इसके पास मास भी होना चाहिए अच्छा खासा, नहीं तो मोमेंटम की वजह से ये इसको अपने साथ भी लेके निकल सकता है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस पे उन्होंने अपना एक ऐसा मॉडल दिया। चलिए तो हम लोग लिखते हैं वहां पे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। पहला पॉइंट लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम most of the part of an atom is empty space. लिखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, whole mass of atom, whole mass of atom is concentrated in a very small region, is concentrated in a very small region at center, in a very small region at center, which he called nucleus, which he called nucleus. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, nucleus consists of neutrons and protons, nucleus consists of neutrons and protons and is positively charged, and is positively charged, and electrons revolve around the nucleus electron revolve around the nucleus in circular orbits, in circular orbits due to electrostatic force of attraction, due to electrostatic force of attraction and centrifugal force, and centrifugal force। लिखा, चलिए तो ये उनका मॉडल था, रदरफोर्ड्स मॉडल। हालांकि ये मॉडल फिर फेल हो गया, कुछ इसके भी ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक है इसकी बात करते हैं दोनों। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट में, और इसके रिवॉल्व करने का रीजन उन्होंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बात अब ये आती है कि अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में मूव करता है, अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में मूव करता है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता रहता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा होगा, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। और अगर ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फिर न्यूक्लियस के पास आना स्टार्ट करेगा। जितनी एनर्जी कम होगा न्यूक्लियस को उतना पास आता चला जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो फाइनली फिर इसको यहाँ पे न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए। और अगर न्यूक्लियस में मिल गया तो इनका जो मॉडल है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बाहर, वो फेल हो जाएगा, दोनों ही एक जगह पे पहुंच जाएंगे। तो एक तो ड्रॉबैक ये था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आगे चल के हम लोग को इसकी भी बात करनी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो ये एक स्पेक्ट्रम है जो कि हमें हाइड्रोजन एटम से मिलता है। स्पेक्ट्रम वगैरह क्या होता है अभी बहुत ज्यादा उसके बारे में मत सोचिए। एक सब
मतलब एक बात सोचिए ऐसा चीज कि एक स्पेक्ट्रम हमें कुछ मिला है हाइड्रोजन एटम से, तो ये स्पेक्ट्रम हमें हाइड्रोजन एटम से क्यों मिलता है, ये रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। रदरफोर्ड मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि हाइड्रोजन एटम से हमें ऐसा स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। इन ड्रॉबैक्स की वजह से रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा और फाइनली न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इसी मॉडल के अकॉर्डिंग। और दूसरा कि ये मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लिख लीजिए वहां पे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहला लिखिए, इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी and will finally collapse with the nucleus. And will finally collapse with the nucleus. Which is not possible. Which is not possible. दूसरा लिखिए, it could not explain hydrogen spectrum. It could not explain hydrogen spectrum. लिखा? चलिए, तो ये रदरफोर्ड मॉडल हुआ और उसके ड्रॉबैक्स हुए, उसके फेल्योर का रीजन हुआ। अब इसके बाद जो मॉडल आता है, जो हम लोग को देखना है, वो कहलाता है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल। एक साइंटिस्ट थे, साहब थे, नील बोर उनका नाम था। ठीक है, तो उन्होंने ये मॉडल दिया था। तो इस मॉडल की अब हम लोग को बात करनी है और इसमें काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ये मॉडल, इसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें इस मॉडल में देखनी है। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करते हैं क्या है ये मॉडल, समझते हैं इसको भी। बोर्स मॉडल, सबसे पहली बात कि ये ऐसे एटम्स के लिए एप्लीकेबल है, ऐसे सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एटम हुआ, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ। या हीलियम, हीलियम की बात करें तो हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो अब एक काम करते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? हीलियम प्लस बचेगा। तो हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? तो एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए एप्लीकेबल होगा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एप्लीकेबल होगा। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एप्लीकेबल होगा। बेरिलियम, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकाल दो, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसके लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसी कोई भी स्पीसी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए ये मॉडल एप्लीकेबल है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इन्होंने भी एटम का मॉडल बताया जैसा रदरफोर्ड मॉडल में दिया गया था, वैसा ही इन्होंने बोला। इन्होंने भी बोला कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और उसके रिवॉल्व करने का रीजन भी इन्होंने वही दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
जितना रदरफोर्ड मॉडल बोला गया था उतना तो बोला ही है यहाँ पे, हाँ, बट इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड की। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करना कहीं भी स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं, कहीं भी स्टार्ट नहीं करेगा। कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। और वो फिक्स्ड ऑर्बिट क्या है, तो उन्होंने बोला वो फिक्स्ड ऑर्बिट कुछ ऐसी है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अब एक नया वर्ड आ रहा है। मोमेंटम क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू उसका डिस्टेंस, मतलब सेंटर से डिस्टेंस। तो इसका मास m है मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसका वेलोसिटी v है ये मान लेते हैं, और उस इसका इलेक्ट्रॉन का सेंटर से डिस्टेंस r मान लेते हैं, रेडियस, जो रेडियस है वो r है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो mvr ये हो जाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम एक टर्म होता है और एंगुलर मोमेंटम एक टर्म होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो mvr के बराबर। तो अब आते वापस से उन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन उन्हीं में रिवॉल्व करेगा। और वो फिक्स्ड ऑर्बिट कुछ ऐसी हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो h/2π का, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, एक इंटीजर, n की वैल्यू इंटीजर 1 2 3 और कितनी होगी, n की वैल्यू क्या होगी, तो ऑर्बिट नंबर के बराबर। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उस ऑर्बिट का जो नंबर है उसी के बराबर होगी n की वैल्यू। मतलब सपोज करिए इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी, तो 5। अगर सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू होगी 2। ऐसा उन्होंने बोला। इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ये उन्होंने नहीं बताया। क्यों ऐसा, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ, लेकिन उन्होंने अपना कुछ भी कैलकुलेशन किया होगा, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है, ये उन्होंने बोला। तो और भी फिर कुछ चीजें उन्होंने बोली। इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जब तक किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक एनर्जी चेंज कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए, किसी लोअर से हायर में जाए या हायर से लोअर में आए, तब उसकी एनर्जी चेंज होगी। वो न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम रहेगी, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ये उन्होंने बोला। एनर्जी चेंज कब होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा। वो ट्रांजिशन हायर टू लोअर भी हो सकता है, लोअर टू हायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, चेंज तभी होगा जब ट्रांजिशन होगा। अगर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तब उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स हुए ये, इन्हें हमें नोट करना है। लिखते हैं, वहां पे लिखिए, हेडिंग डालिए, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, देखिए पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर single electron systems. It is applicable only for single electron systems. लिखा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस electron revolve around the nucleus due to electrostatic force of attraction, and centrifugal force
and centrifugal force in only those circular orbits where its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Where its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. लिखा? और फिर वहां पे ये भी चीज लिख लीजिए, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, उसी के नीचे लिख लीजिए। लिखा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट, its energy remains constant. And it changes only when electron makes transition from one orbit to another. Only when electron makes transition from one orbit to another. लिख लिया? चलिए, एक बात उन्होंने और बोली थी, तो वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी उसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है? एक बात लेकिन उन्होंने और बोली थी। खैर, तो अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें, जैसे ये सपोज करिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब हो सकता है ये फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो सकता है सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो सकता है सेवंथ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो, किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है रिवॉल्व कर रहा है। तो मान लेते हैं nth ऑर्बिट है, ये nth ऑर्बिट है, ठीक है? तो इस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा ये हमें निकालना है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, Rn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? इस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है nth ऑर्बिट में Vn, ये कितनी होगी ये हमें निकालना है, या इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करना है अब यहाँ पे इस मॉडल के बेसिस पे, रेडियस का, वेलोसिटी का, इसके एनर्जी का, और भी कुछ है, कुछ चीजें हैं, आगे जैसे आती चली जाएंगी हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग रेडियस का डेरिवेशन करते हैं कि किसी nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, किसी ऑर्बिट का रेडियस कितना है ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है? हम लोग मानते हैं कि ये एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर है Z, ये हम लोग मानते हैं एटॉमिक नंबर है Z। अगर एटॉमिक नंबर Z है तो इसका मतलब क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इसके न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होते हैं, बस साइन डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट अमाउंट सेम होता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज जो प्रेजेंट है उसको E बोला जाए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E बोला जाए, कितना होता है पता ही हमें, है ना? कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसको अगर E से रिप्रेजेंट किया जाए, E से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें उसको, तो अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो कितना चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियस पे हो गया, तो Z E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन के पास E यूनिट चार्ज है, E अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन के पास Z इंटू E इतना चार्ज हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है तो E के बराबर, ठीक है? बात समझ में आ रही है?
चलिए, उन्होंने ये बोला था कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई होना चाहिए। अच्छा, इस वेलोसिटी को हम लोग vn से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं nth ऑर्बिट में, और रेडियस को हम लोग rn से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं nth ऑर्बिट का, ठीक है। और ये m क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग vn को क्या लिख सकते हैं, vn को लिखा जा सकता है nh अपॉन 2 पाई m rn। m और rn इधर आ गए, नीचे आ गए, यहां आ गया। चलिए, इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का रीजन क्या बोला गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का रीजन बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है F, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़े होंगे G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, वैसा ही कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। दो चार्ज अगर Q1 और Q2 है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये K कितना है अभी इसकी हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना है, पढ़ेंगे आप लोग ये सब। अभी हमारे काम की जितनी चीजें हैं वो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। हम लोग के काम की बस इतनी चीज है कि फोर्स कितना आएगा दो चार्ज के बीच में, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा, तो K Q1 चार्ज कितना है यहाँ पे, तो Z इंटू ई के बराबर है। यहाँ कितना चार्ज है, तो E के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन पे तो E के बराबर चार्ज है, अपॉन आर स्क्वायर, Rn का स्क्वायर, जो डिस्टेंस उनके बीच Rn है उसका स्क्वायर, Rn का स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, तो वो अगर कोई भी बॉडी m मास की है, v स्पीड से मूव कर रही है, तो mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है। mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ कितना लगेगा, तो m v स्क्वायर, और यहाँ v कितना है, तो vn, तो vn स्क्वायर अपॉन r कितना है, तो rn। और ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव करेगा। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो इस न्यूक्लियस से दूर ले जाएगा, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो पास ले आएगा। अगर इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कांस्टेंट रहना है, Rn ही रहना है, तो ये दोनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा, बराबर। तो वही हमने बराबर कर दिया है। इस K की वैल्यू जो होती है, ये अलग अलग यूनिट सिस्टम जो होते हैं हमारे पास 2-3 यूनिट के सिस्टम है, जैसे एक MKS है, एक CGS है। तो MKS में इसकी वैल्यू अलग होती है, CGS में इसकी वैल्यू अलग होती है। तो हम लोग CGS में आते हैं, हम लोग CGS यूनिट ऑफ सिस्टम का समझते हैं ना, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, इस यूनिट में अगर रहेंगे तो K की वैल्यू 1 हो जाती है, K की वैल्यू 1 हो जाती है CGS में, ठीक है। तो इन CGS सिस्टम K इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 है। तो हम लोग CGS में ही डेरिवेशन कर लेते हैं, K को हम लोग मान लेते हैं 1। अच्छा, एक Rn कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, ZE स्क्वायर अपॉन Rn इज इक्वल टू m इंटू Vn स्क्वायर। K की वैल्यू हो गई 1, एक Rn कैंसिल हो गया, एक Rn बचा, यहाँ पे m Vn स्क्वायर बचेगा। अब एक काम हम लोग करते हैं कि जो Vn हमने यहाँ पे लिखा है, इसको लाके यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। ये जो वैल्यू हमने लिखी है, इसको लाके हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ZE स्क्वायर अपॉन Rn इज इक्वल टू m इंटू Vn के जगह ये वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। Vn हमने क्या लिखा है, NH अपॉन 2 पाई m Rn, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ZE स्क्वायर अपॉन Rn इज इक्वल टू m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को तो बोलिए। अगर ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या क्या कैंसिल होगा अब देखा जाए। एक Rn से कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा क्या, एक m, और कुछ तो नहीं दिख रहा है हमें। तो एक काम करते हैं, Rn हम लोग ले आते हैं लेफ्ट साइड में,
इज इक्वल टू क्या बचा इधर राइट साइड में, तो पहले ऊपर तो में दिख रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में क्या बचा है 4 पाई स्क्वायर एम आर एन, तो इधर आ गया। और यहाँ क्या बचा है जेड स्क्वायर, तो यहाँ इधर आ जाएगा जेड ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का, ये फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का। इसको याद करना है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे n क्या है, n क्या माना था हमने nth ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर है n, ऑर्बिट नंबर है। तो ऑर्बिट नंबर हम लोग अगर चेंज करेंगे तो रेडियस चेंज होगा, मतलब ऑर्बिट नंबर वेरिएबल हो सकता है। h क्या है, h हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो एक कांस्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। 4 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। z क्या है, एटॉमिक नंबर है, जो एटम है, और अगर हम लोग एटम चेंज करेंगे तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, तो z चेंज हो सकता है, मतलब z वेरिएबल हो गया। e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो e भी क्या है कांस्टेंट है। तो ज्यादातर टर्म कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है सिर्फ n और z, तो इनको हम लोग अलग करते हैं, अलग करके हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं आर एन इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, और वेरिएबल टर्म क्या है एन स्क्वायर बाई जेड, इसको अलग लिख देते हैं। ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए इस पूरे टर्म की, तो उस पूरे टर्म की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है, उसको हम लोग आर नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आर एन को हम लोग लिख देते हैं, इस पूरे टर्म को हमने किससे रिप्लेस कर दिया आर नॉट से, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा तो एन स्क्वायर बाई जेड। ये हो गया फॉर्मूला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, जहां पे आर नॉट इस पूरे टर्म की जगह पे आया है। आर नॉट की वैल्यू होती है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग समझते हैं, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये आर नॉट की वैल्यू है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कर देंगे, अगर मीटर में कैलकुलेट करना है तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कर देंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। आपको अब करना क्या है, n की वैल्यू रखनी है, z की वैल्यू रखनी है, आपको रेडियस nth ऑर्बिट का पता चल जाएगा। मतलब बोला गया हाइड्रोजन एटम के 4th ऑर्बिट का रेडियस निकालिए, तो n की वैल्यू हो गई 4, और हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू हो गई 1। या हीलियम प्लस 2 के 3rd ऑर्बिट का रेडियस निकालिए, तो हीलियम प्लस 2 मतलब z कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3rd ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 3। तो यहाँ वैल्यूज रख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान देना है कि रेडियस किस यूनिट में आ रहा होगा, तो एमस्ट्रॉन्ग में अगर ये वैल्यू आप रखेंगे 0.529 तक, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और ये सारी चीजें नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए। तो हम लोग आर एन की वैल्यू को लिख रहे हैं आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। अच्छा, ये आर नॉट को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर z की वैल्यू 1 कर दें और n की वैल्यू 1 कर दें तो जो आर एन है वही आर नॉट हो गया, ये दोनों अगर 1 हो गए तो। अच्छा, Z 1 होने का मतलब कौन सा एटम, तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, और N 1 होने का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। तो एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का ही रेडियस r नॉट है। नहीं, r नॉट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, r नॉट को बोला जा सकता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, या इसको ऐसे भी बोल जाता है फर्स्ट बोर्स रेडियस, ये भी नाम है इसका, फर्स्ट बोर्स रेडियस। फर्स्ट बोर्स रेडियस का मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। सेकेंड बोर्स
बोर्स रेडियस मतलब हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें होंगी। अच्छा, हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, n की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वाला टर्म बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। मतलब n की वैल्यू को बढ़ाने का मतलब क्या, ऑर्बिट नंबर बढ़ाना, ऑर्बिट नंबर बढ़ाने का मतलब क्या, न्यूक्लियस से दूर जाना, और जैसे जैसे दूर जाएंगे रेडियस वैसे वैसे ऑर्बिट का बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। z को बढ़ाने से क्या होगा, रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर z बढ़ेगा तो ये वाला टर्म घटेगा तो रेडियस भी घटेगा। z जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा। मतलब बोला गया कंपेयर करिए, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है, इन सबके सेकेंड ऑर्बिट को कंपेयर करना है, सेकेंड ऑर्बिट के रेडियस को, किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा। तो z जितना ज्यादा रेडियस उतना कम, इसका z सबसे ज्यादा दिख रहा है, इसका रेडियस सबसे कम होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा। हाँ, सबके लिए सेकेंड ऑर्बिट को ही कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का फिफ्थ ऑर्बिट और हीलियम प्लस 2 का सेकेंड ऑर्बिट कंपेयर हो रहा है, ऐसा नहीं। n तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, अगर z को वैरी करा रहे हैं ये और इसको देख रहे हैं तो। खैर, एक ग्राफ भी यहां पर बनाया जाता है, बोलेंगे ग्राफ ड्रॉ करिए जिसमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट यहाँ रहेगा और n यहाँ रहेगा। तो Rn इज इक्वल टू है R0 n स्क्वायर बाई z। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, y एक्सिस पे आपको जो चीज दिख रही है उसको आप y मान लीजिए, ये y है, Rn हमें दिख रहा है यहाँ पे तो इसको y मान लीजिए, इज इक्वल टू x एक्सिस पे हमें n दिख रहा है और यहाँ n स्क्वायर है, तो n को हम लोग x मान लेंगे, n को हम लोग क्या मान लेंगे x, x एक्सिस पे जो चीज है वो x है, तो ये x हो गया, तो यहाँ x का स्क्वायर है ना, और ये कांस्टेंट है k, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ जैसा होगा, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोला होता है, ऐसा होता है, तो Rn का n के साथ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। या दूसरा ग्राफ बोला गया, Rn का ग्राफ n स्क्वायर के साथ ड्रॉ करिए। तो इस बार आपको करना क्या है, Rn y एक्सिस पे दिख रहा है तो ये y हो गया, इस बार x एक्सिस पे क्या दिख रहा है, n स्क्वायर पूरा, तो n स्क्वायर इस बार x हो जाएगा, और यहाँ बाहर कांस्टेंट है m, y इज इक्वल टू mx, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू mx का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। या बोला गया Rn का ग्राफ z के साथ ड्रॉ करिए, z के साथ, तो इस बार ये y हो गया, z जो है वो हो गया x, मतलब अपॉन में आ गया x, और ऊपर कोई कांस्टेंट हो गया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ हो गया है ना, 1 अपॉन x जैसा ग्राफ, y इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होता है, पढ़े भी हो सकता है, y इक्वल टू k बाई x का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है ऐसा। तो ये सब कुछ ग्राफ्स भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इस पे जो बनाए जाएंगे उसको, उसके लिए क्या करना है, बोला जाएगा हीलियम प्लस 2 के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालिए। तो हीलियम प्लस 2 बोला गया तो z आपको पता है, ऑर्बिट नंबर बता दिया गया, सेकेंड ऑर्बिट n की वैल्यू 2 है, रखना है फॉर्मूले में और निकाल लेना है। यह हो सकता है रेशियो निकालने के लिए बोला जाए, रेशियो निकालने के लिए बोला गया तब तो R0 की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, रेशियो निकालेंगे तो R0 कैंसिल होगा, इसी का रेशियो निकाल लेना है बस, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे सिंपल से, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं बनते, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल यहाँ पे बनते हैं। तो ये हुआ रेडियस का डेरिवेशन और उससे एसोसिएटेड चीजें, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीजें देखेंगे, और भी डेरिवेशंस की हम लोग बातें करेंगे। वेलोसिटी जैसे हम लोग बोला है, वेलोसिटी निकालना है, एनर्जी निकालना है, तो ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको वहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।